प्यारे छात्रों, नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे छात्रों, जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं मॉर्निंग शिफ्ट का कक्षा 12 का मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर आपको हल समेत दूंगा। तो आज मैं कक्षा 12 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर लेकर हाजिर हूं। तो इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन तो सब पहले प्रश्न पत्रों की तरह ही हैं। अब हम डायरेक्ट प्रश्न पर ही आते हैं। इसका खंड ए है जिसमें 12 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है छात्रों? यह कहता है निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिए गए कोड से सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब इसमें देखिए, विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश, चीन में खेती का निजीकरण, है ना, चीन द्वारा खुले द्वार की नीति को अपनाना, चीन द्वारा अमेरिका के साथ राजनीतिक और आर्थिक, है ना, एकांतवास की समाप्ति। शुरू में इसने एकांतवास कर लिया था। देखिए, ये सबसे पहले नंबर पर किया इसने, ये दूसरे नंबर पर किया, ये तीसरे नंबर पर किया और ये चौथे नंबर पर किया। तो इसका क्रम ठीक उल्टा है। इसमें ये बन रहा है हमारा ये बी। तो बी को आप सही उत्तर लगा देंगे। प्यारे छात्रों, आप इस प्रश्न से भली प्रकार से है ना, इससे सहमत हो गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं हम और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अभिकथन कारण प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 2 व 3 में अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। इसका परीक्षण कर दिए गए कोड में सही उपयुक्त विकल्प चुने, है ना। अब अभिकथन एक कहता है अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया, है ना, बात सही है ना। नाटो इसका एक संगठन था। कारण आर कहता है अमेरिका ने अपनी आर्थिक योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की, है ना। अब इसमें क्या है, आगे पढ़ते हैं। ये कहते हैं अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर इसकी सही व्याख्या करता है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है छात्रों, ये इसका उत्तर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये हमारी स्क्रीन पर, ठीक है। ये क्या कहते हैं, अभिकथन ए क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये बात बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता ये। कारण आर क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया। ये भी बात सही है। और इसमें कहते हैं कभी अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ये उत्तर सही है। तो छात्रों, हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, इसे ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है छात्रों, भारत और चीन के संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अर्थात 3 सही हैं और जो चौथा सही नहीं है वो हमें बताना है। भारत और चीन के बीच हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लोकप्रिय था। हाँ, हुआ 1962 के युद्ध में। भारत और चीन में व्यापारिक संबंध है, ये भी बात सही है। भारत और चीन संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं, है ना। और भारत और चीन संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं। हाँ, सदस्य देश हैं। यहाँ थोड़ा सा अंतर तो है क्योंकि चीन स्थायी सदस्य देश है, भारत अस्थायी सदस्य देश है। और चौथा है, भारत और चीन दोनों देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रणाली है ना। दोनों देशों में एक जैसी शासन व्यवस्था प्रणाली नहीं है। तो ये हमारा गलत है, इसलिए यही उत्तर सही है क्योंकि सही नहीं को पहचानना है। क्लियर हो गया होगा छात्रों। प्रश्न नंबर 5 है, आर्थिक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन करता है। आर्थिक, है ना, वैश्विक स्तर पर वित्त माने धन की व्यवस्था, है ना, धन की देखरेख कौन करता है, धन की व्यवस्था की, ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आप इस पर निशान लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वह कौन सा बैंक है जो वैश्विक मानवीय विकास, है ना, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है, हैं? तो छात्रों, इसके लिए आ जाएगा आपका विश्व बैंक। कौन सा उत्तर आ जाएगा, विश्व बैंक आ जाएगा। ठीक है, अब छात्रों हम आगे चलते हैं, है ना, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 को क्या है, इसको मेल मिलाना है ना। प्रश्न नंबर 7 को आपको मेल मिलाना है। ठीक है,
तो इसमें आप कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा इसे और आप ऊपर ले लेते हैं। अब देखिए, ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय है ना न्यायालय, इसका कार्यकाल है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है ना। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल सबको पता 2-2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद है ना, इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। अब आगे बचा सचिवालय, तो सचिवालय का कार्यकाल इसका कर देंगे आप यहाँ से ले जाकर, है ना, 5 वर्ष के लिए। तो अब इनमें देखो, इसमें ए सही बैठता है तो हम ए पर निशान लगा देंगे। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरों से मुकाबला भी नहीं है, खतरों से सावधान, खतरों से समझौता, खतरों से आज़ादी। सुरक्षा का मतलब है खतरों से आज़ादी। ठीक है छात्रों, अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 9 और 10 ले आते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है छात्रों, वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे अधिक खतरा। वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे अधिक खतरा है ना, सबसे अधिक खतरा किससे है बताइए। तो इसमें हम देखते हैं सबसे ज़्यादा अधिक खतरा है ये है वैश्विक पठारी क्षेत्रों को, है ना, समतल मैदानों को, है ना, समुद्र तटीय क्षेत्रों को, और किसको है, समुद्री पहाड़ी क्षेत्रों को। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो समुद्र तटीय क्षेत्रों को है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को नीचे दिए गए किसी उपयुक्त पद से भरिए। केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया गया है जिनमें जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा है ना। इसमें हो जाएगा केंद्रीय मूल्यों को खतरा, यहाँ लिख देंगे केंद्रीय मूल्यों को खतरा है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 11 और 12 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। यहीं तक हमारे एक नंबर के क्वेश्चन हैं। अब प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, विचार, पूंजी, वस्तुओं और लोगों को, है ना, विश्व की विभिन्न भागों में आवाजाही, विश्व की विभिन्न आवाजाही को आसानी हुई, है ना, आसानी से तरक्की, है ना, के कारण संभव है। अब ये किसके कारण हुआ छात्रों, टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी, है ना। तो यहाँ पर हम कर देंगे प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये हो गए। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त। ये प्रश्न छात्रों अक्सर आता है ना, इसको ध्यान से पढ़ना, ये आपको भी आ सकता है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त का नाम है सुकुमार सेन। ठीक है, कई बार आया है, 90% इसके आने की उम्मीद है। कुछ प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि आपकी वार्षिक परीक्षा में 90% तक मुझे आने की संभावना है। मैं बीच बीच में जब बात करूंगा तो आपको बताता चलूँगा। जैसे प्रश्न नंबर 13 ये इम्पोर्टेंट है, क्या है, आसियान शैली से आपका क्या आशय है, या आसियान शैली से आप क्या समझते हैं, या आसियान शैली का क्या अर्थ है। किसी प्रकार से प्रश्न आ सकता है, आसियान के देशों ने इसे क्यों अपनाया, है ना। प्रश्न नंबर 13 है, इसका उत्तर है आसियान शैली या आसियान संगठन ने क्या किया, अनौपचारिक टकराव रहित है शैली। कैसी है, अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक है और मेल मिलाप की शैली है। और मेल मिलाप के द्वारा इन्होंने अपना विकास करके विश्व के सामने एक नया उदाहरण पेश किया है। किसने, आसियान शैली ने, है ना, अनौपचारिक टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप के द्वारा अपना विकास करके विश्व के सामने एक नया उदाहरण पेश किया है ना, जिसे आसियान शैली कहा जाता है। अच्छा, आसियान देशों ने या इसके सदस्य देशों के बीच समस्याओं को कम करने के लिए और सहयोग तथा विकास को बढ़ाने के लिए अपनाया है। आसियान देशों ने इसे क्यों अपनाया है, सदस्य देशों की समस्याओं को कम करने के लिए, सहयोग और विकास को बढ़ाने के लिए इसे अपनाया है।
ठीक है छात्रों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निषेधाधिकार, है ना। वीटो पावर किसे कहते हैं, सुरक्षा परिषद में इसका क्या महत्व है। 5 देशों को वीटो पावर मिली हुई है ना। तो छात्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, है ना, नाम आप जानते हैं। इनमें कोई भी स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद द्वारा लिए जाने वाले निर्णय का विरोध कर सकता है, निषेध कर सकता है, रोक सकता है, मना कर सकता है। इसे ही निषेधाधिकार या वीटो पावर कहा जाता है। सभी सदस्य देशों की सहमति होने पर कोई भी एक देश निर्णय या नीति का क्या है, नीति जब पारित हो रही हो, सभी के सहयोग से होती है। एक सदस्य देश के मना करने से वो पारित होने से रुक जाती है। यदि कोई भी एक सदस्य, है ना, अपनी असहमति दर्ज करता है तो निर्णय निरस्त हो जाएगा, वो कानून नहीं बन पाएगा। ठीक है छात्रों, अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्या है, मानवाधिकारों के किन्हीं 2 प्रयासों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 15 है, मानवाधिकार के 2 प्रकार। मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं, है ना। मानवाधिकार के 2 प्रकार हैं। राजनीतिक मानवाधिकार, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी है। आर्थिक सामाजिक मानवाधिकार, जैसे काम के बदले समान वेतन और सामाजिक भेदभाव का अभाव हो, है ना, सामाजिक भेदभाव का अभाव हो। और क्या है, और कारण दे सकते हैं, उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के भी अधिकार हों। प्रश्न नंबर 16 है, अच्छा प्रश्न है, जल युद्ध से आप क्या समझते हैं। छात्रों, जल युद्ध से आपका क्या तात्पर्य है। तो जल कैसा है, हमारा जीवनदायी संसाधन है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जल को लेकर हिंसक संघर्ष की भी संभावना है। ऐसा लगता है कि आने वाला विश्व युद्ध जल के लिए ही होगा। और इसी को इंगित करने के लिए विश्व राजनीति में कुछ विद्वानों ने इसे जल युद्ध कहा। जल के लिए जो संघर्ष होगा या संघर्ष होता है वो जल युद्ध कहलाता है। कई देशों के बीच जल युद्ध होता भी रहा है, जैसे 1950 और 1960 के दशक में इजराइल, सीरिया, जॉर्डन के बीच जल युद्ध को लेकर संघर्ष चला। नदियों को लेकर जो संघर्ष होता है वो जल युद्ध कहलाएगा। ठीक है छात्रों, सहमत हो गए होंगे मेरी बात से। नेक्स्ट बात करते हैं हम, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, या आप वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। छात्रों, वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसमें क्या है, वस्तुओं, व्यक्तियों, सेवाओं, पूंजियों, है ना, श्रम, टेक्नोलॉजी, विचार, सबका बिना रोक टोक के एक दूसरे देश में आना जाना, या एक दूसरे देश में बिना रोक टोक के प्रवाह ही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, वैश्वीकरण समझते होंगे, है ना, बिना रोक टोक के वस्तुओं, विचारों, है ना, धन, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, विचार, सबका आना जाना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। छात्रों, क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वप्रथम कब और कहाँ साम्यवादी दल की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के आधार पर बनी। अच्छा प्रश्न है छात्रों। सर्वप्रथम 1957 में 1957 में भारत के केरल राज्य में साम्यवादी सरकार बनी, जो लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक चुनाव के आधार पर बनी। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी को उस समय कुल वहाँ पर केरल में 125 सीटें थी, जिसमें से 60 सीटें इन्होंने जीत ली और 5 निर्दलीय उम्मीदवारों का भी, 5 निर्दलीय सदस्यों का भी इन्हें समर्थन प्राप्त हुआ और वहाँ पर इनकी सरकार बन गई। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19, सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए कौन से मापदंड निर्धारित किए गए हैं, है ना। यहाँ पर मैं एक प्रश्न और ऐड कर दूँ, सुरक्षा परिषद में भारत स्थायी दावेदारी चाहता है तो उसके पास क्या उपलब्धता है। तो यही सारे जो यहाँ पर मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वही पॉइंट वहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि वो भारत के लागू होते हैं, भारत पर लागू होते हैं। सुरक्षा परिषद की सदस्य के लिए स्थायी मानदंड क्या है। इस सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग करने के लिए बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, ठीक है, और क्या है, बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए,
और क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में, है ना, अच्छा खासा योगदान करता हो, है ना, यह अच्छा योगदान हो। और क्या करते हैं, आबादी के हिसाब से भी बड़ा राष्ट्र हो, अर्थात जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, और इन कारणों पर भारत खरा उतरता है। तो भारत की जो स्थायी सदस्यता के लिए यूएनओ में दावेदारी है वो बिल्कुल उपयुक्त है। ठीक है छात्रों, इसके बाद हमारा प्रश्न आता है शक्ति संतुलन क्या है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, शक्ति संतुलन क्या है, किसी देश को इसे कायम करने के लिए क्या करना चाहिए, कोई 2 सुझाव दीजिए। क्योंकि 4 नंबर का है, 2 नंबर का शक्ति संतुलन होगा, 2 नंबर के सुझाव हो गए। अब क्या करना चाहिए, क्या है शक्ति संतुलन? शक्ति संतुलन छात्रों वह व्यवस्था है जिसमें निरंतर प्रयास रहता है कि कोई देश शक्तिशाली बनकर उस क्षेत्र के देशों के वर्तमान संतुलन को बिगाड़ ना दे, है ना, हमेशा भय बना रहता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम उस देश के बराबर शक्ति स्थापित करने का प्रयास करते हैं। किसी देश को इसे कायम करने के लिए, है ना, जो हम 2 सुझाव देते हैं वो क्या हैं कि प्रत्येक देश को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी चाहिए और आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत बढ़ानी चाहिए, है ना, टेक्नोलॉजी की ताकत बढ़ानी चाहिए। छात्रों ये हो जाएगा हमारा प्रश्न 20। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 21। सोवियत प्रणाली की असफलता के किन्हीं 4 कारणों को लिखिए। यह सोवियत प्रणाली किन कारणों से असफल हुई, है ना, ठीक है। या इसमें ये भी कह सकते हैं कि सोवियत संघ का विघटन किन कारणों से हुआ। ठीक है, कई प्रकार से प्रश्न आ सकता है, आप इसे कैसे लिखेंगे। सोवियत प्रणाली की असफलता के कुछ कारण क्या है, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा था, नौकरशाही का भ्रष्टाचार था। सोवियत प्रणाली पर कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश था, केवल एक ही पार्टी थी, उसी का अंकुश था। और सोवियत प्रणाली क्या है, वहाँ पर सत्तावादी हो गई थी, है ना, नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा भी नहीं कर पा रही थी। और इसके लिए ज़्यादा विस्तृत रूप से देखना चाहें तो आप पेज नंबर 18 पर देख सकते हैं अपनी बुक में। ठीक है छात्रों, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। आगे है हमारा प्रश्न 22। ये प्रश्न भी छात्रों कई बार आया है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो इसके अथवा में है। क्या है, ये है शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है ना, इस मॉडल को किस देश में निर्देशित किया गया, है ना। शॉक थेरेपी है झटका देकर उपचार करना, या शॉक सदमा देकर उपचार करना, चोट पहुंचा, आघात पहुंचाकर इलाज करना, है ना, साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ। अब क्या है, अर्थव्यवस्था साम्यवाद की पहले व्यवस्था थी सोवियत संघ, उसको पूंजीवाद की तरफ ले जाना है। तो साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन के मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। इस मॉडल को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संघ से अलग हुए स्वतंत्र राष्ट्रकुल देशों में निर्देशित किया। संघ से जो अलग हुए 15 देशों का, है ना, राष्ट्रकुल बना, उनके लिए निर्देशित किया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा शॉक थेरेपी। ठीक है, और इस मॉडल को, है ना, किसने किस देश में, तो ये भी आ गया 15 देशों के लिए निर्देशित किया गया। अब प्रश्न नंबर 22 है छात्रों, यूरोपीय संघ के गठन के पीछे कौन से उद्देश्य हैं, या हमने यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की, क्या कारण है कि हमने यूरोपीय संघ की गठन किया, है ना। ठीक है, क्या उद्देश्य थे, किन लाभों के लिए किया। तो इसमें हमारे कई उद्देश्य छिपे हुए हैं छात्रों। इसमें नंबर 1 हो जाएगा एक समान मुद्रा। यूरोपीय संघ की एक समान मुद्रा है यूरो, और आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग, और आपस में जो इसके देशों का संगठन है वीजा मुक्त स्वतंत्र आवागमन, एक देश से दूसरे देश में बिना वीजा के आना जाना। और क्या है, साझी विदेश नीति, साझी विदेश नीति भी इसमें कारण है। ठीक है छात्रों, और इसके बाद हमारा आता है प्रश्न इसका अथवा। अथवा क्या है प्रश्न, चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने की बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला, क्रम से खोला, है ना। चीन ने क्या किया, शॉक थेरेपी पर ध्यान न दे करके अपनी व्यवस्था को धीरे धीरे खोला। तो उपयुक्त का कथन को, है ना, उदाहरण से ही समझाना है। तो कैसे, क्या क्या किया चीन ने, है ना, 1982 में खेती का निजीकरण किया। चीन ने
1982 में खेती का निजीकरण किया, 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया, व्यापार संबंधी जो बाधाएं थीं या अवरोध थे उनको विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया। और क्या किया, 2001 में विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल हो गया। चीन 2001 में WTO में शामिल हो गया। तो इस प्रकार से चीन ने अपनी व्यवस्था को धीरे धीरे खोला, चरणबद्ध तरीके से खोला, है ना। इस प्रकार से वहाँ पर जहाँ शॉक थेरेपी की से परेशानी हुई वहाँ पर नहीं हुई। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न नंबर 23 पढ़ लेते हैं पहले, उदाहरण इसे बाद में करेंगे 24 में। प्रश्न नंबर 23 कहता है सांस्कृतिक समरूपता एवं सांस्कृतिक विभिन्नीकरण में अंतर बताइए। समरूपता और विभिन्नीकरण, है ना। समरूपता क्या है? सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ है संस्कृति में समानता। पश्चिमी संस्कृति को पूरे विश्व में, है ना, फैलाना है ताकि वह वैश्विक संस्कृति का रूप ले ले। अर्थात पश्चिमी संस्कृति सब तरफ फैल जाए तो पूरे विश्व की एक संस्कृति हो जाएगी। और ये समरूपता हो गई। सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण का मतलब क्या है? सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण में विभिन्न संस्कृतियाँ दूसरी संस्कृतियों की अच्छी बातों को अपनी संस्कृतियों में शामिल करती हैं, बुरी बातों को छोड़ देती हैं, जिसका प्रत्येक संस्कृति क्या है, अनूठी बन जाती है, अच्छी बन जाती है। ठीक है छात्रों, अब प्रश्न नंबर 24 को पढ़ेंगे, हम ध्यान से पढ़ेंगे और बिना ध्यान से पढ़े हम इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। छात्रों ये प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को, है ना, ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छात्रों, अप्रैल 2006 में नेपाल में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए। लोकतंत्र के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किए। संघर्षरत लोकतंत्र समर्थक शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की। कब? जब राजा ज्ञानेंद्र ने मजबूर होकर, बाध्य होकर संसद को बहाल किया, क्योंकि संसद को अपदस्थ कर दिया गया था। इसे अप्रैल 2002 में भंग कर दिया गया था, है ना। तो 2004 में इसे बहाल किया गया। मोटे तौर पर अहिंसक रहे आंदोलन, है ना, अहिंसक रहे, हिंसा नहीं हुई। इस प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया? 7 दलों के संगठन ने, जिसे 7 पार्टी अलायंस का नाम दिया गया। माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया। माओवादी चाहते थे कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रमों को शामिल किया जाए। 7 दलों ने गठबंधन में शामिल हर एक दल को यह बात स्वीकार हो ऐसा नहीं लगता। माओवादी और कुछ अन्य राजनीतिक समूह भारत सरकार और नेपाल के भविष्य में भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर भी शंकित हैं, शक में। अब देखिए छात्रों, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ लिया ना सबने आपने? पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न ये है हमारा, नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाली संसद को कब भंग किया? तो नेपाली संसद को भंग किया 2002 में। यदि प्रश्न आ जाए कब बहाल किया तो ये हो जाएगा, आपने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों का नेतृत्व कौन कर रहा था? यहाँ 7 दल कर रहे थे, 7 दल संगठन, है ना, 7 दलों का संगठन कर रहा था। ठीक है। और छात्रों ये है हमारा, नेपाल के माओवादी नेता नेपाल के संविधान में क्या शामिल करना चाहते थे? नेपाल के संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रम को शामिल करना चाह रहे थे। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस थोड़ा आगे लेते हैं तब बात बनेगी। तो ये प्रश्न है नेपाल के बारे में। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है ना, कैसा है? हिंदू राष्ट्र। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है ना, यही बात गलत हो जाएगी। और उसने वही असत्य पूछा है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलते हैं। ये है 25 के स्थान पर दृष्टिबाधित है ना, छात्रों के लिए है। तो इसमें हमारा प्रश्न है 25 और एक प्रश्न कहीं छूट रहा है। इसमें हमारा मैप वाला प्रश्न छूट गया है। चलो इसका ये कर लेते हैं, जो हमारी स्क्रीन पर आ रहा है इसे कर लेते हैं, मैप वाला फिर हम बाद में देखेंगे, है ना। नोट 25 के स्थान पर निम्नलिखित। तो ये कहते हैं आज़ादी के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी छात्रों? आज़ादी के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या थी 565। क्लियर हो गया होगा, सब बच्चे जानते हैं 565 थी, ठीक है। और आज़ादी के समय आज के उड़ीसा राज्य में रजवाड़ों की संख्या यहाँ पर आ जाएगा 26, यहाँ पर आ जाएगा 565, यहाँ 26 आ जाएगा। और थर्ड है ना, भारत की केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया? तो इसके लिए आ जाएगा 1953, ठीक है छात्रों। और उत्तर भारत में पंजाबी भाषी इलाके को पंजाब राज्य बनाया गया, ये बनाया गया 1966, ठीक है। अब नीचे हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये है नीचे गए कार्टून को सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें, ठीक है छात्रों। और इसमें क्या है कार्टून में, ये कार्टून आप ध्यान से देखेंगे, इसमें कुछ नेता ऊपर बैठे हुए हैं और कुछ नीचे से इनकी रस्सी खींच रहे हैं। जैसे ये मुझे लग रहा है नेहरू जी बैठे हैं, है ना, अर्थात ये कांग्रेसी नेता हैं, ये विपक्षी पार्टियां हैं, ऐसा लग रहा है। अच्छा, कार्टून में रस्सा कसी का खेल किन नेताओं के बीच हो रहा है ना। कार्टून में देखेंगे तो कार्टून में रस्सा कसी का खेल कांग्रेस पार्टी है ना की नेहरू सरकार है, कांग्रेस पार्टी की नेहरू सरकार है, और नेता और उस समय के विपक्षी जो पार्टियां उनके बीच चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता और विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बीच चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता, पेड़ पर बैठे नेता किस पार्टी के हैं? पेड़ पर जो बैठे हैं आप देख रहे थे अभी, कांग्रेस के हैं, ठीक है। और इस पर नेक्स्ट प्रश्न बन रहा है, क्या है, पेड़ के ऊपर बैठे नेताओं और नीचे रस्सी खींचने वाले नेताओं के बीच क्या अंतर है? पेड़ के ऊपर बैठे नेता उस समय सत्ता पक्ष में है ना, और रस्सी खींचने वाले जो नेता हैं या उनकी है ना, वो क्या कहें, विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है छात्रों। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चलिए 26वें का अथवा, ये है निम्न है, ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, हमें फिर भी करना। तो इस प्रश्न को हम करते हैं, संस्कृति विकास के सवाल पर अलग बनाए गए किसी एक राज्य का नाम बताओ। तो इसमें कई राज्य हैं, आपको किसी एक राज्य का नाम बता देते। झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, ठीक है। ये संस्कृति और विकास के नाम पर अलग किए गए हैं। किस रियासत के अर्धसैनिक बलों को रजाकर कहा जाता था? तो ये हैदराबाद रियासत में था, है ना, वहाँ के निजाम ने रजाकर बना रखे थे। भारत के रजवाड़े जो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे, उन्हें एक सहमति पत्र है ना, या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है ना पत्र कहा गया। तो इसका नाम लिख देंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र। और छात्रों ये 26.4 जो प्रश्न कहता है, द्वैध राष्ट्र सिद्धांत की मांग किसने की? द्वैध राष्ट्र सिद्धांत की मांग मुस्लिम लीग ने की, जिसमें प्रमुख व्यक्ति थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है छात्रों। हमारा 27वां प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? अभी मैं पीछे बता गया, वही कारण लिख रहे हैं ना, किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। क्या है सोवियत संघ के विघटन के कारण हैं, है ना, कोई 3 कारण लिख देंगे। जैसे नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं का पूरा ना हो पाना, है ना, नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं बढ़ती जा रही थी। और क्या है, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा था और कम्युनिस्ट पार्टी का ही वहाँ अंकुश था। संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर हो रहा था। जिस समय होड़ लगी हुई थी हथियारों की, 2 ध्रुव बने हुए थे, है ना, शीत युद्ध के समय में, तो हथियार ज़्यादा खरीदे जा रहे थे, विकास कार्यों पर कम, हथियारों पर ज़्यादा खर्च हो रहा था। छात्रों, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे होते जा रहे थे, है ना, पश्चिम ज़्यादा विकास कर रहा था। उसमें रूस की चलती थी, अन्य देश अपने आप को दबा हुआ महसूस करते थे। और क्या है, गोरबाचोव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध किया, जबकि गोरबाचोव सुधार करना चाहते थे, जनता उससे कहीं ज़्यादा चाहती थी। और क्या है छात्रों,
अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध व उपभोग वस्तुओं की कमी पड़ गई, है ना। वहाँ पर जैसे मूल आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पा रही थी। राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का भार, हर देश स्वतंत्र होना चाहते थे और सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना भी यहाँ का प्रमुख कारण रहा है छात्रों, है ना। और पार्टी का जो है, पार्टी में क्योंकि चुनाव नहीं होते थे तो पार्टी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी। ये भी कारण बन सकते हैं, इनमें से कोई 2-3 लिखते हैं, 3 कारण लिखने हैं। और क्या है इसका अथवा प्रश्न, पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। पूर्व साम्यवादी देश जिसमें रूस है ना। पूर्व साम्यवादी, हम इसका हेडिंग लिखेंगे पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे। पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, रूस के साथ विशेष रूप से बहुत अच्छे संबंध हैं, है ना। और रूस और भारत दोनों का सपना था कि बहुध्रुवीय विश्व हो, है ना, किसी एक की ना चले। और दोनों देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का बातचीत द्वारा हल करना चाहते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण पर भी बल देते थे और दोनों ही देश किसमें, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना। और क्या है इसके लिए, अभी इसमें और भी कुछ कारण लिख सकते हैं। 2001 में भारत और रूस के द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत रूस से हथियार भी खरीदता है, भारत रूस से तेल खरीदता है या तेल भी आयात करता है। और परमाणु योजना तथा अंतरिक्ष योजना में भी भारत की परमाणविक अंतरिक्ष योजना में भी रूस मददगार है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भारत व्यापार बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। छात्रों, 2016 के दिसंबर में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस और भारत के बीच 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया। तो ये हमारे क्या हैं, पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के रिश्ते हैं। ठीक है, ये पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के रिश्ते हैं या संबंध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, दक्षिण एशिया में कितने देश हैं। अच्छा, और दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति और सहयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है। 7 छात्रों, दक्षिण एशिया में 7 देश हैं। दक्षिण एशिया में भारत और उसके अड़ोसी पड़ोसी देश लिख दो, चीन का नाम छोड़ दो, बस बाकी सारे देश आ जाएंगे। तो कितने देश हैं, 7 हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति और सहयोग को बढ़ाया जा सकता है कैसे। दक्षिण एशिया के यह सभी देश मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएं। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते के पीछे यही भावना है। सभी देश अपने विवाद शांतिपूर्ण, है ना, बातचीत के द्वारा हल करें और क्या करें, गैर इलाकाई शक्तियों को इस क्षेत्र में ना आने दें या उनको अलग रखने का, दूर रखने का प्रयास करें। जैसे इस क्षेत्र में अमेरिका, है ना, आता रहता है, चीन को भी दूर रखें। एकीकृत बाजार का गठन करें और आपसी व्यापार में वृद्धि करें। तो ये प्रश्न था हमारा 28 में। अब 28 का 8वां जो प्रश्न है हमारा, इस पर भी चर्चा करते हैं। श्रीलंका में जातीय संघर्ष का लंबा दौर चला, उपरोक्त कथन की समीक्षा कीजिए। अब इसमें क्या है, इसका हेडिंग लिखेंगे श्रीलंका में जातीय संघर्ष का लंबा दौर। क्या है, श्रीलंका में 2 जाति रहती हैं, सिंगली वहाँ के मूल निवासी हैं और तमिल लोग भारत के विभिन्न, है ना, हिस्सों से, मुख्य रूप से तमिलनाडु से जाकर वहाँ बसे हैं, जो इसकी आज़ादी से पहले और बाद में जाकर बसे हैं। समस्या क्या है, सिंगली लोग चाहते हैं कि संपूर्ण श्रीलंका हमारा है, इसके सभी संसाधनों पर हमारा अधिकार हो, जबकि तमिल कहते हैं कि भाई हम भी यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं, हमारी कई पीढ़ियाँ गुजर गई, तो इन संसाधनों में हमें भी शामिल किया जाए। तो बहुसंख्यक सिंगली और अल्पसंख्यक तमिल हैं, उनके बीच जातीय संघर्ष चलता है। तमिलों को अधिकार दिलवाने का प्रयास किया गया। उग्र तमिलों द्वारा एक संगठन बनाया गया, LTTE। श्रीलंका सरकार द्वारा LTTE पर सख्ती की गई और 1987 में
हमारे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के जयवर्धने के बीच समझौता हुआ और हमने वहाँ शांति सेना भेजी थी, है ना। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना गई और शांति सेना वहाँ उलझ कर रह गई, है ना, सफल नहीं हो सकी। नॉर्वे की मध्यस्थता से शांति स्थापित करने के प्रयास किए गए। तो ये प्रश्न था हमारा श्रीलंका में जातीय संघर्ष का लंबा दौर, है ना। इसको हमने समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 29 है साझी संपदा परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। साझी संपदा से आप समझते हो कि जिस संपदा पर सभी का अधिकार हो, है ना। और जैसे हमारी सड़क है ये साझी संपदा, सब चलते हैं, है ना। और सूरज है इसकी रोशनी का सबको हक मिलता, साझी संपदा है ना। समुद्र हैं, वन क्षेत्र हैं। साझी संपदा भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां, वैश्विक साझी संपदा की सुरक्षा को लेकर भी विकसित देशों और विकासशील देशों के मत अलग अलग हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां निभाने से सब बचते हैं। विकसित देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी देशों में बराबर बांटना चाहते हैं। विकसित देश चाहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी या इसकी भरपाई सभी देश बराबर करें, परंतु विकासशील देशों को दो आधारों पर विकसित देशों की इस नीति का विरोध करते हैं। विकासशील देश कहते हैं कि हमने इस संसाधनों का ज़्यादा दोहन किया ही नहीं है, ज़्यादा दोहन तो आपने किया, इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी आप ज़्यादा निभाएं। जबकि विकसित कहते हैं नहीं, सब बराबर बराबर जिम्मेदारी निभाएं। इस बात का विवाद है। पहला यह है कि साझी संपदा को प्रदूषित करने में विकसित देशों की भूमिका अधिक है, अर्थात इसको जो नुकसान पहुंचाया है संपदा को विकसित देशों ने ज़्यादा पहुंचाया है, तो भरपाई भी वही ज़्यादा करें। दूसरा यह है कि विकासशील देश तो अभी विकास की प्रक्रिया में है, उन पर अभी से रोक लगा दो कि कैसे विकास करेंगे। अतः साझी संपदा सुरक्षा के संबंध में विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक होनी चाहिए और विकासशील देशों की जिम्मेदारी कम होनी चाहिए। इसके लिए छात्रों आप पेज नंबर 122 पर और विस्तृत रूप से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 29 का अथवा राजनीतिक, है ना, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों की जाती है ना। या ये विषय कभी कभी ऐसा आता है कि इसे हम पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में क्यों नहीं, कई तरह से, है ना। तो वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता निम्न कारणों से की जा रही है और इसको हम राजनीतिक मंचों पर भी इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। इसलिए हम इसे राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। क्या है कारण? है ओजोन परत में छेद है, बढ़ता हुआ प्रदूषण है, स्वच्छ पेयजल की कमी होती जा रही है, और क्या जैव विविधता को खतरा भी हो रहा है ना। और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होता जा रहा है और उपजाऊ जमीन की कमी होती जा रही है। उपजाऊ जमीन में हम मकान बनाते जा रहे हैं, अन्य इंडस्ट्री खड़े करते जा रहे हैं, उद्योग बनाते जा रहे हैं, तो उपजाऊ जमीन की कमी होती जा रही है। और छात्रों समुद्र में जो दूषित जल होता जा रहा, उससे हमारा मछली भंडार भी कम होता जा रहा, मत्स्य भंडार कम होता जा रहा और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। भारत की जनसंख्या आपको मालूम है कि विश्व में अब हम पहले नंबर पर आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं छात्रों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आज़ादी के बाद भारत को राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में किन 3 प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा? किसी एक का विस्तार। राष्ट्र निर्माण के समय की 3 चुनौतियाँ ही हैं, तीनों का वर्णन कर दीजिए यहाँ, है ना। मुख्य रूप से हमने वहाँ 3 ही चुनौती पढ़ी हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियाँ थी। कौन कौन सी? नंबर 1 है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की चुनौती। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की चुनौती। भारत, है ना, अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। काफ़ी बड़ा देश है, यहाँ विभिन्न भाषा बोली जाती है, विभिन्न संस्कृति और विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। इन सभी को एकजुट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। छात्रों यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत की जनसंख्या अधिकतर अनपढ़, 15% लोग ही साक्षर, ऐसे में लोकतंत्र स्थापित करना अपने आप में एक टेढ़ी खीर। भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाना और अपनाने के बाद क्या है, भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया गया है ना।
और ये मतदान का जो अधिकार है ना, अनपढ़ जनता के लिए बड़ी टेढ़ा काम था। तीसरा प्रश्न बन सकता है समानता पर आधारित विकास, है ना। समानता के आधार पर किस प्रकार हम विकास की राह पर चलें। ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का कल्याण हो, न कि किसी एक वर्ग का, अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक, है ना, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। तो ये था हमारा प्रश्न। अब छात्रों, इसका 8वां प्रश्न है जो भी हमें करना है। आज़ादी के बाद हैदराबाद, है ना, हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में किस प्रकार मिलाया गया, है ना। तो छात्रों, हैदराबाद के जो शासक थे निज़ाम, उनका नाम था उस्मान अली खान, जिनको निज़ाम कहा जाता था। उन्होंने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी। भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में 1 साल के लिए यथास्थिति बहाल रहने का समझौता किया, स्थगन आदेश। कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों और महिलाओं ने निज़ाम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि निज़ाम किसानों और महिलाओं पर ज़्यादा अत्याचार करते थे। इस आंदोलन को कुचलने के लिए निज़ाम ने एक अर्धसैनिक बल, है ना, का संगठन जो था उसको उतार दिया, जिसको रजाकर भी कहा गया। और जब उन लोगों ने इन जो गैर मुस्लिम लोग थे वहाँ उनके साथ ज़्यादा अत्याचार किए, तो वो लोग भागकर दिल्ली आए और दिल्ली से, है ना, सेना भेजी गई। और जवाब में भारत सरकार ने 1948 में निज़ाम को, जब सेना चली गई, रजाकरों के साथ उनका युद्ध हुआ और निज़ाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया। जब निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, इस प्रकार से हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया। तो छात्रों, ये प्रश्न हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पत्र लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।